जैसे ही वो एक खौफनाक भयानक आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी, जो इतने करीब से थी कि मेरा झटका निकल गया। और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा, वो बिल्कुल मेरे करीब पहुंच चुका था, इतने करीब कि मेरे चेहरे के सामने मौजूद था। और उसी वक्त एक शदीद झटका मेरे मुंह से निकला और खुदा की रहमत हुई कि खुद ब खुद मैंने उसी वक्त आंखें बंद कर ली और आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ने शुरू कर दिए। मैं पढ़ता गया कि उसी लम्हे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, सर। और मैं एकदम से चौंका। ये आवाज़ नबीला की थी। शायद कमरे में नबीला दाखिल हुई थी, और जब वो दाखिल हुई मुझे होश नहीं था। वो मेरे सामने आके खड़ी हुई और मैं आंखें बंद किए कुछ पढ़े जा रहा था। तभी वो मुझसे बोली कि परेशान होके कि क्या हुआ इनको सर। और मैंने जैसे आंखें खोली, मैं तभी भी पढ़ रहा था, वो मुझसे बोली सब खैरियत। और मैंने एकदम झटका लिया और मैंने कहा हाँ, अब बारिश होने वाली है और मुझे घर पहुंचना है। मैंने ये कहा, पता नहीं कैसे कहा, और ये कहते मैं जल्दी से बाहर निकला, बाइक स्टार्ट की और मैं घर पहुंच गया। मैं कैसे घर पहुंचा, मैंने बाइक कैसे चलाई, मेरा वजूद कांप रहा था, मैं शदीद डरा हुआ था, मुझे नींद ही नहीं आई। मैं रात सारी करवटें बदलता रहा और बार बार वो भयानक चेहरा, पिचका हुआ चेहरा मेरे दिमाग में आता रहा, और वो औरत, उसके बच्चे मेरे दिमाग में आते रहे, और मैं रात सारी डरता रहा। पता नहीं कब सुबह के टाइम मेरी आंख लगी। नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। और खैर मैं उठा और मैंने फैसला किया। हमारे स्कूल के अंदर एक हमारी टीचर थी, इस्लामियात पढ़ाती थी, उनका नाम था मिस खतीजा। मैं उनसे मशवरा करता हूं। मैं पढ़ाता रहा, जब छुट्टी हो गई सारे जाना शुरू हो गए। जिस कमरे में टीचर बैठते थे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। अब उस कमरे में जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ पे फ़खर एक टीचर था साइंस का, और मिस खतीजा वहाँ पे मौजूद थे। फ़खर उधर काम कर रहा था, तो मैं मिस खतीजा के पास जाके बैठा और मैंने कहा मिस खतीजा आपसे बात करनी है। मिस खतीजा वो थी कि बहुत सख्त थी, सब उससे डरते थे, उम्र में काफ़ी बड़ी थी, दिल की अच्छी थी लेकिन सख्त ज़ुबान थी, मुंह पे कह देती थी, लिहाज नहीं करती थी। कभी कभी किसी को कोई मसला हो जाता तो दम भी कर देती, वजीफ़ा भी बता देती कि ये पढ़ लिया करो, ये पढ़ लिया करो, क्योंकि इस्लामियात उनका सब्जेक्ट था, तो इस्लाम से काफ़ी वाबस्तगी थी उनकी। तो मैं उनके पास बैठा तो कहती हाँ बताइए। तो मैंने उनको कहा मिस आपसे एक बात करनी है, और करिए बोलो। मैंने उनको पूरा वाक़या तफसील से सुना दिया कि मैं कैसे नबीला के घर में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, पहली दफ़ा देखा और अब दूसरी दफ़ा ये देखा। और वो गुस्से में था, वो मुझे निकाल रहा था कमरे से, और उस वक्त मैंने औरत को देखा और वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। अगर मैं उस वक्त आँखें ना बंद करता मेरा हार्ट फेल हो जाता, मैं गिर जाता। मुझे कोई वजीफ़ा बताइए, कुछ बताइए कि मैं उनको निकाल सकूँ, क्या करूँ। और मेरी बात सुनती रही और सुनने के बाद बोली ये जो छोटे मोटे वजीफ़े होते हैं ना, ऐसी खौफनाक चीज़ों को नहीं निकाल सकते। इतने छोटे से वजीफ़ों से किसी जिन्नात और इतनी खबीस चीज़ों को, भयानक चीज़ों को जिसको आप बता रहे हैं, ये बुरी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें नहीं है, बहुत खौफनाक हैं। इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपको मैं मशवरा दूंगी, जितनी जल्दी हो सके आप उस ट्यूशन को छोड़ दीजिए, आप वहाँ पे पढ़ाने मत जाइए, क्योंकि वो चीज़ें निकलेंगी तो नहीं, लेकिन क्योंकि उनको गुस्सा लग रहा है, आपका वहाँ पे आना जाना उनको बहुत बुरा लग रहा है, वो गुस्से में आपको वहाँ से जाने का कह रहे थे, तो इसलिए कोई वजीफ़ा काम नहीं करेगा। बस आप वहाँ छोड़ दीजिए, ना जाइए और मेरी बात पे अमल कीजिएगा, मैं चलती हूँ। जैसे उनको कोई जल्दी पड़ गई थी जाने की, ये कहा, अपना पर्स उठाया और चली गई। मैं वहीं पे बैठा परेशान था कि इन्होंने हल तो बताया नहीं, क्या करूं। और यही फैसला कर चुका था कि ठीक है जी, मैं आज ही छोड़ दूंगा, मैं वहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। तभी मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, मैं एकदम चौंका और मुड़ के देखा तो वही फ़खर था, साइंस टीचर, जो वहीं पे थोड़ी देर पहले मौजूद था। मुझसे मुखातिब हुआ कि मैं आपकी बातें जान के नहीं सुन रहा था, आप इस तरह ज़ोर से बोल रहे थे कि आपकी बातें मेरे कानों तक भी पहुँच रही थी, क्योंकि कमरे में या आप और मिस थी और मैं काम कर रहा था। टॉपिक ऐसा था कि खुद ब खुद ना चाहते हुए भी, एक बुरी आदत है, किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए, ना ही मेरा हरगिज़ ये मतलब था। जिन्नात और इस तरह का टॉपिक सुन के खुद ब खुद मैं आपकी बातों को सुनना शुरू हो गया। और जब मिस ने आपको कहा कि कभी भी इनसे इस तरह नहीं करना चाहिए, तो वो चली गई, तो मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। मैंने कहा फ़खर हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं। वो मुझसे बोले देखिए, आप पढ़ाने के लिए जाते हैं, अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, हक लाल के लिए जाते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक तदरीस के यानी पढ़ाने के अमल से गुजरते हैं। पहले स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर मुख्तलिफ घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। उस बहन को भी आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हैं। कुछ जगह हॉन्टेड होती हैं, वहाँ पे जिन्नात का बसेरा होता है, जिन्नात बरहक है, मैं मानता हूँ। और ऐसी जगहों पर आप अंदर घुसें, उनको तंग करने की कोशिश करें तो यह गलत बात है।
लेकिन क्योंकि वो एक इंसानी घर है, वहाँ पे इंसान रहते हैं, आपने उनको तंग नहीं किया। अगर वो मखलूक आपको गुस्से में कह रही थी निकलो जाओ यहाँ से, तो वो घर उनका नहीं है, वो इंसानों का है। और आप पढ़ाने के पर्पज़ से जा रहे हैं, मजदूरी के पर्पज़ से जा रहे हैं, इसमें आपका क्या कसूर? और ये जो उन्होंने कहा है मैडम ने, मुझे ये बात उनकी अच्छी कतई नहीं लगी, जिसकी वजह से मैं आपके पास आया हूँ, मजबूर हुआ हूँ आपसे बात करने के लिए कि ये जो छोटे मोटे वज़ाइफ होते हैं ये इनको नहीं निकाल सकते। ये उन्होंने गलत जुमला कहा है। वो बड़ी हैं, सख्त तबीयत की हैं, जो दिल में आता है कह देती हैं, दिल की बुरी नहीं है। लेकिन उनको ये जुमला नहीं कहना चाहिए था कि जो छोटे मोटे वज़ाइफ होते हैं, वज़ाइफ कभी छोटे मोटे नहीं होते। कुरान की आयत कभी छोटी मोटी नहीं होती, ये तासीर रखती होती हैं। ऐसी मखलूक उन्होंने आपको क्या नुकसान पहुंचाया है? मैंने कहा नहीं, यही है ना, इशारों में कहा है। और जब वहां खड़े आप पढ़ना शुरू हो गए, जिस तरह आपने बताया कि आप मुड़े हैं तो आपके चेहरे के करीब आ गया था, तो उस वक्त उसने आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि आपके पास खुदा का कलाम है। और जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो ये मखलूक आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। तो मैं मैडम की इसी बात से हर्ट हुआ हूं और आपके पास आया हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि खुदा का कलाम छोटा होता है और छोटे मोटे कलाम से फ़र्क नहीं पड़ता। ये गलत कहा है उन्होंने। छोटा कलाम है ही नहीं, खुदा का कलाम बहुत बड़ा कलाम है और इससे 100% फ़र्क पड़ता है। आप जाइए, अपनी जॉब मत छोड़िए और जैसे ही वहाँ पे दाखिल होइए पहले आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ लीजिए और कह दीजिए कि मैं आपसे मिलने के लिए और आपकी ज़िंदगी के मामलात में दखल देने के लिए नहीं आया। मैं एक इंसान हूँ और मेरा काम है तदरीस, पढ़ाना, तो मैं पढ़ाने आया हूँ। आपको जॉब करनी चाहिए क्योंकि आपके पास अल्लाह का कलाम है, आपके पास तवक्कल होना चाहिए। मुझे उनकी बातों से ढारसमंदी, बात तो सही थी, अल्लाह का कलाम मेरे पास था और मैंने जब भी पढ़ा था उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो मैं डर क्यों रहा हूं? मैडम ने वाकई गलत कहा था। खैर, मैं वहां से निकला और मैंने फैसला किया कि जो आज मैं नहीं जाऊंगा, ख़त्म कर चुका था उन मैडम की बातें सुनने के बाद। मैडम खतीजा ने जो कहा था, मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा और मैं ऐसे ही कलमा पढ़ के जाऊंगा और आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के जाऊंगा। मैं नबीला के घर पहुंचा, मैंने दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मुझे नबीला का भाई फरहान मिला। सलाम दुआ के बाद मैंने कहा चला जाएगा, लेकिन वो मुझसे मुखातिब हुआ कि मुस्तफ़ा साहब आपसे एक बात करनी है। मैं कहा जी बोलिए। मुझे लेके वो अपने कमरे में पहुंचा और जैसे मैं अपने उसका कमरे में पहुंचा मैंने कहा जी बोलिए। तो वो मुझसे बोला आप देखिए क्या इस कमरे में भी कोई चीज़ है? मैं एकदम से चौंक पड़ा कि क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा इम्तिहान ले रहा है, ये कैसा सवाल है? मैंने कहा जी आपका ये कैसा सवाल है, मैं समझा नहीं। वो बोला प्लीज़ आप बताइए ना। मैंने कहा नहीं, आप मुझे पहले बताइए आप मुझे कहना क्या चाह रहे हैं, बात क्या है? तो वो बोले आपने जब उस दफ़ा वो कहा था, नबीला हमें पहले कहती थी, हम उसको मजाक में लेते थे, लेकिन जब आपने कहा था तो हल्का सा हमारे दिमाग पे असर हुआ था, ज़्यादा हमने सीरियस नहीं लिया था। लेकिन हुआ ये है कि एक दिन मेरी बीवी किचन में काम कर रही थी। मेरी बीवी माँ बनने वाली है, वो पेट से है। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी आंखों ने वो देख लिया जो आपने बताया नहीं था, सिर्फ आपने इशारे में कहा था यहाँ पे कुछ है। मेरी आंखों ने उसको खड़े हुए देखा था। मैंने कहा किसको? कहते हैं वो सफ़ेद कमीज़ पहने हुए था, उसके कमीज़ पे खून ही खून था, उसका चेहरा पिचका हुआ था, ऐसे जैसे कोई भारी भरकम गाड़ी का टायर उसके चेहरे के ऊपर गुजर गया हो और उसके चेहरे को कुचल दिया हो। उसका भेजा, उसका सर, उसकी आंखें, उसका नाक कुछ भी नहीं था, ऐसा पिचका हुआ चेहरा था जैसे कोई गाड़ी उसके ऊपर भारी भरकम गाड़ी गुजर गया हो, पिचक गया हो। ऐसा भयानक, खौफनाक और तरोताज़ा खून उसके पूरे वजूद पे था और वो हवा में खड़ा लहरा रहा था। क्या आपने इसी को देखा था? मैं एकदम चौंक पड़ा और ख़ुद ब खुद मेरी गर्दन हिल गई। हाँ, मैंने इसी को देखा था। उसने कहा आपने नहीं मुझे बताया था ना, लेकिन मैंने उसको देख लिया और मुझे लगता है आपने भी इसी को देखा था। मैंने कहा हाँ, मैंने इसी को देखा था। तो कहते हैं देखिए प्लीज़ इस कमरे में क्या है, क्योंकि आपको महसूस हो गया था। आपने उस दिन जब हमें बुला के, नबीला बुला के गई थी, तो आप जो बता रहे थे कि मैं महसूस करता हूँ, शीशे के अंदर देखता हूँ, तो इसका मतलब है आपको महसूस हो जाता है। प्लीज़ अब तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं अपनी बीवी को उसके माँ बाप के घर छोड़ आया हूँ इसलिए कि मेरी बीवी माँ बनने वाली है, उसको कोई नुकसान ना पहुँच जाए, और मैं अब खुद खौफजदा हो गया हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा था। प्लीज़ एक दफ़ा चेक कीजिए। मैं समझ गया इसके साथ हो चुका है और ये भी डरा हुआ है। वो मुझे लेके जितनी जगह पे थी हर जगह पे गया और उस कमरे के ऊपर जो राबिया का कमरा था, उसी के ऊपर छत पे एक और कमरा भी बना हुआ था। उस कमरे के अंदर मैं जैसे ही दाखिल हुआ, मेरे सर के अंदर दर्द होना शुरू हो गया और मेरे कंधे भारी हो गए। वो भी बंद पड़ा रहता था, वो इस्तेमाल नहीं करते थे। उस कमरे के अंदर मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ, लेकिन मेरा सर भारी, चक्कर आने शुरू हो गए, दिल की धड़कन तेज़ हो गई और कंधे मेरे भारी हो गए। मैं एकदम से जैसे बाहर निकला, मुझे ऐसा लगा, मुझे सुकून सा आ गया। मैंने कहा भाई यहाँ पे भी कुछ है।
मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे भी कुछ है। और दूसरा वही कमरा है जहाँ पे मेरे जाते ही तबीयत ख़राब होती है, जहाँ पे नबीला है। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि हम फौरी तौर पे इसका तोड़ करवाते हैं, जब तक हम इसका तोड़ नहीं करवाते। क्योंकि उसने मुझे बताया कि जब आपने पहली दफ़ा बताया था, नबीला हमें बुला के ले आई थी, तो शायद आपको नहीं बताया। आपकी बात को अम्मी ने गौर से सुना था और उसके बाद अम्मी ने घर के अंदर कुरान खानी भी करवाई थी कि बच्चों को बुला के और औरतों को बुला के कुरान पढ़वाया था, ताकि अगर जो कोई चीज़ है वो चली जाए। लेकिन जब अब मैंने देखा है तो अब हम डर गए हैं, इसका हम हल करते हैं। मेरे ख्याल में उनका कोई करीबी रिश्तेदार थे, उनके तवज्जो से उन्होंने रिश्तेदार को या किसी को वो कोई बुलवाया, वो कोई साहब आए, वो पूरे घर के अंदर पढ़ाई करते रहे, घूमते रहे, इधर गए इधर गए इधर गए, हर जगह पे पढ़ते रहे, इधर करते रहे। और उसके बाद उन्होंने सारे घर को पढ़ने के बाद उन्होंने ये सिर्फ उनको बताया था कि हमारे घर के अंदर जिन्नात हैं, चेक कीजिए कौन से हिस्से में हैं, कौन सी जगह पे कहाँ हैं। तो वो उनके करीबी थे, वो कोई पीर वगैरह नहीं थे, लेकिन पढ़ाई वगैरह का, रूहानियत का काम करते थे। तो वो पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद उन्होंने बताया 2 घर के जगह ऐसी हैं जो भारी हैं। एक उसी स्टोर को बताया जो नबीला के कमरे के अंदर था कि ये कमरा और स्टोर भारी है, और एक उसी छत वाले कमरे को कहा, मुस्तफ़ा कहते हैं, जो मैंने बताया था कि ये दोनों भारी हैं और ये पुरानी चीज़ें हैं। ये घर नबीला लोगों ने 10 साल पहले लिया था, ये पहले किसी और के पास था और काफ़ी अर्सा बंद पड़ा रहा था, और उसके बाद इन्होंने घर लिया था। लेकिन घर लेने के बाद ऊपर वाला कमरा हमेशा बंद रहा, जो नीचे वाला कमरा था 1 साल पहले इन्होंने खोला था, वरना स्टोर के तौर पे ये भी बंद रहता था। इसलिए इनको कभी 10 सालों में परवाह नहीं हुई। 9 साल इनके सुकून से गुजरे। 10वें साल क्योंकि इस स्टोर को इन्होंने इस्तेमाल में कर लिया था, नबीला को दे दिया था, नबीला रहना शुरू हो गई थी, इसलिए प्रॉब्लम शुरू हो गए थे और ऊपर वाला अभी तक बंद था। अगर नबीला ना रहती तो शायद प्रॉब्लम भी ना होते। उसने खैर पढ़ाई वगैरह की और पानी वगैरह पढ़ा और कमरे के अंदर छिड़काव किया, उन दोनों कमरों के अंदर, घर के अंदर सारा कुछ किया और कहा बेफिक्र हो जाइए, मुझे 2 दिन का अमल करना होगा और ये मखलूक है तो बहुत पुरानी, लेकिन चली जाएगी, ताकतवर है। 2 दिन मेरी छुट्टी रही कि आप अभी छुट्टी पे करें। वो आए हुए हैं और उसी कमरे में उनको ठहरा दिया गया था। नबीला अपनी वालदा के साथ सोती थी और उनका भाई जो फरहान था वो अपनी बीवी को छोड़ आया था, वो अकेला कमरे में सोता। अब ये कमरा 2 दिनों के लिए उन पीर साहब के या जो भी उनके रिश्तेदार थे उनके हवाले कर दिया गया। वो वहाँ पे 2 दिन पढ़ाई करते रहे। मेरी छुट्टी होगी, मेरा ईद होगी, चलो मैं रेस्ट कर लूँ। और जब वो पढ़ाई वगैरह उन्होंने कर ली, 2-3 दिन के बाद वो घर क्लियर हो गया, तो मुझे उन्होंने कहा जी अब घर के अंदर सुकून हो गया है, घर क्लियर हो गया है, अब आप आ सकते हैं। मैं जब गया, नबीला की माँ ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपने जब पहली दफ़ा बताया था तो आपकी बात को मैंने जो मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज़ में आपने कहा था मैंने फ़ौरन कुरान खानी करा दी थी। और नबीला बोली, सर आपने कितने लोगों को देखा था माँ के सामने ही, आपको पता है यहाँ पे कितनी चीज़ें थी? नबीला ने सवाल किया, सर आपको पता है यहाँ पे कितनी चीज़ें थी? उसकी माँ भी बैठी हुई थी और फरहान भी बैठा था, उसका भाई ड्राइंग रूम में बैठे थे। तो मैं अभी तक नबीला के कमरे में नहीं गया था, तो मुझसे ये सवाल हुआ नबीला ने, सर आपको पता है यहाँ पे कितनी चीज़ें थी? तो मैं एकदम से मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया 4। तो वो तीनों चौंक पड़े और मैं एकदम जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन खुद ब खुद मुंह से 4 निकल गया था, तो वो चौंक पड़े। तो नबीला का एक जुमला आया, आपको कैसे पता 4 थे? आप कैसे जानते हैं 4 थे? मैंने कहा एक मर्द था, एक औरत और 2 बच्चे। तो नबीला की माँ बोली, हाँ 4 ही थे। वो जो हमारे रिश्तेदार आए थे जिन्होंने उनको निकाला है, उन्होंने यही बताया था, एक औरत है और एक मर्द पिचके हुए चेहरे के साथ जिसके जिस्म पे खून है, और औरत का ये हुलिया है और उसके साथ 2 बच्चे हैं। वही हुलिया बताया था उनके रिश्तेदारों ने उनको, जो मैंने देखा था। और बीच में जब वो हुलिया बता रही थी, आगे से मैंने भी कह दिया, उसने बताया होगा उसके सर के बाल ऐसे होंगे जैसे सांप ऊपर की तरफ उठते हैं। तो एकदम से और उनका चेहरा हैरान हो गया, जी बिल्कुल यही था। और बच्चे सर से गंजे थे। उसने कहा जी बिल्कुल यही बताया है उन्होंने। तो मैंने कहा इसका मतलब है मैंने क्लियर उनको देखा है। उन्होंने कहा हाँ आपने क्लियर उनको देखा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब घर क्लियर हो चुका है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर से नबीला को पढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद लाइट गई हुई थी। मैं जब गया
और उस कमरे में पहले भी मैं 4-5 दफ़ा कई दफ़ा जा चुका था उसके बाद, लेकिन वो कमरा अब मुझे हल्का फुल्का महसूस होता था, क्योंकि उस कमरे में लाइट चले जाने के बाद जब मैं नबीला को पढ़ाने के लिए जाता था, कोई मुझे शीशे के अंदर अपना आप बुरा नहीं नज़र आता था। शीशा बिल्कुल मेरा चेहरा दिखाता, मेरा दम नहीं घुटता था, मेरा सर भारी नहीं होता था, अजीब सी बेचैनी नहीं होती थी। जो कुछ उस कमरे में मुझे महसूस होता था, अब वो ऐसा नहीं हो रहा था। वो वाकई उस बंदे ने उस घर को क्लियर कर दिया था। वो कमरा बिल्कुल सुकून वाला हो गया था, क्योंकि नबीला का कहना भी ये था कि सर मुझे भी उस दिन के बाद से इस कमरे में ऐसा इत्मीनान से नींद आती है, ऐसा सुकून आता है। उससे पहले मुझे भी सुकून नहीं था, बेचैनी थी, मैं डिस्टर्ब थी, लेकिन जब से वो पढ़ के गया, निकाल के गया, कमरा बिल्कुल रिलैक्स है। और मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी कि हाँ मैं भी जब से पढ़ा रहा हूँ, अब आके कमरा बिल्कुल हल्का फुल्का है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक दिन ड्राइंग रूम में मैं बैठा नबीला को पढ़ा रहा था कि नबीला की आवाज़ आई कि सर वो आपको बताया था हमारे एक रिश्तेदार थे जिन्होंने ये निकाला था, वो अल्लाह के नाम पे करते थे, वो पैसे नहीं लेते, फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, वो सबके काम नहीं करते, किसी किसी के करते हैं, अपने घर वालों रिश्तेदारों के करते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों, क्या हुआ? कहती सर पता है क्या, आज खबर आई है कि वो बेहतरीन थे, नौजवान थे, उनको कोई बीमारी कोई मसला नहीं था, और आज सुबह जब घर वाले उनको जगाने के लिए गए हैं तो उनकी गर्दन टूटी हुई थी, वो मर चुके थे। मैंने कहा क्या? कहती है जी सर वो मर चुके थे। एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसने क्या खबर दिया। तो मैंने कहा फिर? कहती है सर क्या ऐसा हो सकता है कि जो उन्होंने निकाला था उन चीज़ों ने उनको मार डाला हो? मैंने कहा मैं इतना पहुंचा हुआ तो नहीं हूं कि मैं बता सकूं वो कैसे मरे या क्या हुआ। देख के इंसान बता सकता है, हो भी सकता है उन चीज़ों ने मारा हो, और हो भी सकता है इंसान वैसे भी मर सकता हो, ये तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है, मैं तो इस तरह नहीं बता सकता। लेकिन तभी नबीला बोली सर लेकिन मुझे महसूस हो रहा है उन्हीं चीज़ों ने मारा है। मैंने कहा नबीला वो कैसे, तुम्हें कैसे पता? कहती है सर उन चीज़ों ने ना सिर्फ उनको मार दिया है बल्कि चीज़ें वो वापस आ गई हैं। मैंने कहा आप कैसे कह रही हैं? कहती सर मुझे कमरे में महसूस होता है। और मैंने कहा नहीं नहीं ये चीज़ें वापस नहीं आती, ये चीज़ें चली जाती हैं, तुम इस बातों पे ध्यान मत दो, पढ़ाई करो अपना। और मैं भी शायद उस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता था और मैंने ज़्यादा बात नहीं की और मैंने पढ़ाया और चला गया। और अगले ही दिन बिजली गई हुई थी, नबीला ने कहा सर कमरे में चलिए। और मैं जैसे ही नॉर्मली कमरे में जाते हैं अपना नॉर्मली कमरे में गया, उसका वहम होगा नबीला का, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही मेरा सर ऐसे घूमना शुरू हो गया, सर ऐसे पकड़ा गया और मेरे कंधों पे ऐसा वज़न आ गया। और जैसे मैं सोफे पे जाके बैठा हूँ, मैंने अपनी शक्ल को देखी है, आज मुझे अपनी शक्ल भयानक नज़र आ रही थी और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था मेरे ही पीछे, मैं सामने लगा हुआ शीशा था जिसको बैठ के मैं ऐसे अपना देखता रहता था, मेरे सामने लगे हुए शीशे में मैं अपने चेहरे को देख रहा हूँ तो मुझे अपने चेहरे को देख के डर लग रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरे कंधों के लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइडों पे पीछे एक ह्योला है, एक परछाई है जो क्लियर नहीं है। पहले मैं उनको क्लियर देख रहा था लेकिन अब भी परछाई है जो तेजी से इधर जाती है और तेजी से इधर जाती है। मैं जिसको एक परछाई गौर से बैठा देख रहा था कि एक परछाई है जो उड़ के इधर जाती है और उड़ के इधर जाती है। तभी शीशे की तरफ देखते मुझे लगा अब एक नहीं वो दो थी जो इधर से इधर, इधर से इधर जा रही थी, वो एक नहीं जा रही थी, वो दो इधर से उधर जा रही थी। तभी मैंने देखा दो परछाइयां हैं, लेफ्ट और राइट, तेजी से ऐसे गई हैं और एकदम से मेरा सर भारी जो पहले ही था, दिल की धड़कन बहुत तेज थी, उन परछाइयों को जो आज क्लियर नहीं लेकिन मुझे इधर से उधर नजर आती महसूस हुई, तो मुझे लगा राबिया ठीक कह रही थी, शायद उसी मखलूक ने उस शख्स को मार दिया था जिसने उसको इस घर से निकालने की कोशिश की। पता नहीं वो चीज़ें कब से आबाद थीं, क्या था उसने बताया तो नहीं था, मुझे तो सिर्फ इतना बताया था कि नबीला ने कि उसने कहा था वो चीज़ें कई सालों से यहाँ पे आबाद थीं और उसने उसको बड़ी मुश्किलों से निकाला था। लेकिन शायद निकाला क्या था, वो चीज़ें मौके की तलाश में थीं और उनको मौका मिला तो उन्होंने उसको मार दिया था, वो मरा हुआ पाया गया था। मैं उसको मानने को तैयार नहीं था क्योंकि नबीला का अगला जुमला यह था कि सर क्योंकि महसूस होता है वो चीज़ें फिर से वापस आ गई हैं। और उस कमरे के अंदर बैठे हुए शीशे के अंदर देखते हुए जब मैं पीछे लेफ्ट और राइट तेज़ी से चीज़ों को जाता हुआ देख रहा था तो तभी मेरे दिमाग में आया सही कहा है नबीला ने, फिर उन्होंने ही मारा है उस शख्स को और वो चीज़ें वापस आ गई हैं। मेरा दिमाग अजीब सा होना शुरू हो गया।
मुझे नहीं पता मैंने नबीला को क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। जैसे कैसे जब मैं उस कमरे से उठ रहा था तो मेरे पाँव ऐसे भारी हो गए थे, मेरा वजूद ऐसे वज़नी हो गया था जैसे मेरे वजूद पे इतना बोझ आ गया हो, इतना बोझ आ गया हो जैसे वो चारों चीज़ें जिनको मैंने देखा था मेरे वजूद पे सवार हो गई हों। मेरे से कदम नहीं उठाया जा पा रहा था। मैं पूरा ज़ोर लगा के अपनी टांग को आगे रखता था, फिर दूसरी टांग को उठा के आगे रखता था। मुश्किलों से चलते चलते कितनी मुश्किलों से मैं दरवाजे तक पहुंचा, और जैसे ही मैं दरवाज़ों के बाहर आया मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर से लेके पाँव तक एक भारी भरकम वजूद आ गया था, वज़न आ गया था, इतना वज़न जिससे मेरा चलना मुहाल हो गया था। अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ। मैं बाहर खड़ा होकर सांस लेता रहा, तब मुझे महसूस हुआ मेरी सांस बंद हो रही थी। मैं काफ़ी देर खड़ा सांस लेता रहा। जब मेरी सांस बहाल हो गई मैं बाइक पे बैठा और मैं फैसला कर चुका था, आज नबीला के घर में यह मेरा आखिरी दिन है। आज के बाद इस घर से नहीं, मैं इस गली के भी बाहर से नहीं गुजरूंगा। और जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो फैसला कर चुका था और ऐसा ही हुआ। उसके बाद कभी भी मैंने उस घर की तरफ या उस गली के अंदर से भी नहीं गुजरा और ना ही पता करने की कोशिश की वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कहा अगर मैंने पूछने की भी कोशिश की, पता करने की कोशिश भी की, तो मैं उन चीज़ों से जुड़ ना जाऊँ, इसलिए मैंने दोबारा, घर वालों को तो बताया ही नहीं था, ना घर वालों को इस बात का पता था, इसलिए मैंने उन चीज़ों को दोबारा पता करने की कोशिश भी नहीं की और उनसे राब्ता भी नहीं किया। कभी उनकी एक दफ़ा कॉल भी आई तो मैंने कॉल भी नहीं उठाई, क्योंकि मैं राब्ते में रहूँगा तो ये ना हो मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो जाए। बेहतर है इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। जब इनके बारे में कोई बात ही नहीं पता होगी तो नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगी। और इसी कुलिये को अमल करते हुए मैं अब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ना उस गली से गुज़रता हूँ, ना उनसे कोई मेरा राब्ता है। लेकिन मैं आपको कहानी के एंड में ज़रूर कहूँगा, आप अगर मुझसे राब्ता कर लेंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ उनका भी छुटकारा मिल जाएगा, नबीला, उसकी माँ और उसके भाई को भी छुटकारा मिल जाएगा, और आपको भी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात और सबसे बड़ा अल्लाह का कलाम। आप मुझसे राब्ता कीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला वो मखलूक उस घर को 100% छोड़ देगी, ये मेरी गारंटी है।